जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित रचना और रचनात्मक प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका कथन है? तो ये है नंद दुलारी वाजपेयी का, यानी सी विकल्प सही है। व्याख्या हम देख लेते हैं। व्याख्या है, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने छायावाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण में जो चित्र बनता है कवि उसी के अनुसार कल्पना करता है, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। व्याख्या हम देख लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। काव्य कविता के सौंदर्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन है। अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, यानी कविता को परिभाषित कर किए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उससे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सादगी, असलियत और जोश से समन्वित रचना काव्य है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। प्रसंगवत्व निबंध की एक विशेषता है जो हिंदी साहित्य में चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में मिलती है। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की भाषा सरल व्यंजनापूर्ण तो है ही, साथ ही उसमें हास्य और व्यंग्य का भी समन्वय मिलता है। कछुआ, धर्म, मारेसी, मोही, उठाव इनके चर्चित निबंध हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीतकाल के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं तो ये हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास लिखते हैं। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीतकाल के बीच था। निम्नलिखित में सौष्ठवादी आलोचक किसे कहा जाता है? ये हैं आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ये विकल्प सही है। व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी प्रायः छायावादी, स्वच्छंदवादी, सौष्ठवादी, रसवादी, अध्यात्मवादी समीक्षक कहा गया है। ये नाम ही इस बात के सूचक हैं कि उनकी समीक्षा पर किसी वाद का अधिकार नहीं रहा। निम्नलिखित में से सौष्ठवादी आलोचक किसको कहा जाता है? ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख चुके हैं, नंद दुलारी वाजपेयी। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसे दिया है? दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। व्याख्या हम देखते हैं। रीतकाल की आलोचना करते हुए इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में एक टिप्पणी इस प्रकार की है। वास्तव में श्रृंगार की और वीर इन दोनों रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस विचार कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। पंडित विश्वनाथ मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 इस विषय पर व्यापक ढंग से विचार करते हुए अपनी मान्यता देते हैं कि जिसने श्रृंगार काल नाम प्रस्तावित किया उसका सौभाग्य है कि इस नामोल्लेख के अंतर्गत जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास हाट में बिकने आए उन्होंने किसी न किसी रूप में उसकी और उसके युग के विभाजन की आहारता स्वीकार की ली। आचार्य मिश्र प्रकारांतर भाव से यह स्वीकार करते हैं कि इस नामकरण के पीछे आचार्य शुक्ल का नामकरण विषय अभिमत मूल्य में अवश्य है। रीति नामकरण विषयक और अनौचित एवं श्रृंगार काल के औचित्य के चिंतन विषयक अवधारणा के मूल में स्वयं आचार्य शुक्ल ही हैं। उनके द्वारा निर्दिष्ट रीति काल के लिए श्रृंगार काल शब्द की स्थापना के सटीक तर्क शुक्ल जी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
के हैं। अतः इस नामकरण की अवधारणा शुक्ल जी से न जुड़कर पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से ही जुड़ी जाती है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। हिंदी द्विवेदी, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्द न रुकती। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और उटपटांग भाषाओं का की ओर दिखाई पड़ता है, उसकी परंपरा जल्द नहीं रुकती। उनके प्रभाव और लेखक सावधान हो गए। जिसमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? तो ये है डी हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र गोस्वामी प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में कहा गया है, गोस्वामी जी के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले या झीमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ये विकल्प सही है। गुप्त जी सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले, मत में झूमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है। गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि में संग्रहित हैं? तो ये है डी भारती। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती में संग्रहित है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो ये है डी सरोज स्मृति। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त काव्य पंक्ति मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति नामक कविता की है। आर्थिक चिंताओं के बीच पुत्री सरोज का देहांत हो जाता है, तब निराला जी ने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? ये हैं रामनरेश त्रिपाठी। सी विकल्प सही है। निजी सुख और स्वार्थ को छोड़कर देश पर जीवन बलिदान करने की प्रेरणा रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मिलती है। कवि की दृष्टि में वास्तविक प्रेम देश प्रेम। यहाँ लिखा गया है, सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पूर्ण प्रेम है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यह अद्भुत है कि रामनरेश त्रिपाठी की कविता में मानवीय प्रेम और प्रकृति प्रेम ही देश प्रेम बन जाते हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसी अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों की से विजेता हैं। तो ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लीक पर वे चले जिनके पद प्यारे हैं कविता के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मैंने कब कहा अहम से मेरी बड़ी हो तुम, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा तथा विगत प्यार इनकी चर्चित कविताएं हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक और नई कविता के कवि हैं। काव्य ये संग्रह हैं, काठ की घंटियाँ, बाँस के पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द,
खोपड़ियों पर टंगे लोग, उपन्यास है सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, नाटक हैं बकरी लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, पूरी धूम मची रे, इनके निबंध नाटक हैं। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम सिद्ध करो उसे कष्ट। राम की शक्ति पूजा कविता में कथन किसका है? ये तो रचना है निराला जी की। ये भी विकल्प है जाम्बवान। निराला जी की राम शक्ति पूजा में नव्य वेदांत के शक्तिवाद और गांधी की आत्मा शक्ति का रचनात्मक रूपांतरण देखा जा सकता है। पराजय बोध और शक्ति के आहत राम के लिए जाम्बवान का यह परामर्श राष्ट्रीय उद्बोधन में बदल जाता है। बोले विश्वस्त कंठ से जाऊं रघुवर, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। आराधन का दृष्टि आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करो उसे ध्वस्त। आगे है शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघु नंदन। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, यह पक्ति इस कवि की है। ये कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेजों को शोषण नीति का उल्लेख अपनी इस कविता के माध्यम से इस प्रकार किया है। भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी के तन मन धन मूसै, जाकिर बातन ने गति तेज, को सखी साजन नहीं अंग्रेज। मोर जोवना न्यव तरा भयो, गुलाल कैसे कर दीन बकस मोरी माल, सुन सेज डरावन लगे बीरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। उपयुक्त पक्ति काव्य पक्ति इस कवि की है। तो ये है अमीर खुसरो की। अमीर उपयुक्त पक्तियाँ जो आदिकालीन कवि हैं, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो पहेली और एवं मुकरियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। मोर जो बना नवी लड़ा भयो गुलाल भक्ति की रचयिता हैं तो अमीर खुसरो हैं। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों से वेदना असीम गरजती। इस पक्ति के रचनाकार हैं जय शंकर प्रसाद। प्रेम की अनुपम लब्धि किस सीमा तक निराश है, हताश और उदास कर देती है। इसका साक्षी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य। इस कृति को पढ़कर किट्स और कालरिज के असफल प्रणय प्रसंगों का स्मरण हो जाता है। आंसू की विशिष्टता उसकी तीव्र अनुभूति, प्रवणता तथा गहन मार्मिकता में है। प्रसाद जी प्रारंभ से ही अपनी उपयुक्त पक्तियों के माध्यम से हृदय को में घोर गर्जना करने वाली और हाहाकार करती हुई वेदना का परिचय देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो है। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।